नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। कहानी सीमा की है। सीमा के पति दूर देश में काम करते हैं और सीमा रहती है अपने ससुर जी के साथ। सासू माँ का देहांत हो गया और ससुर जी खूब मजे लेते हैं बहू रानी के। जब से बहू आई है, बहू को पसंद करने भी ससुर जी ही गए थे। अपने बेटे राकेश से उसकी मर्जी तक नहीं पूछे थे। सीमा को देखते ही, इतनी जवान, खूबसूरत, पतली, दुबली, सुंदर सी लड़की को देखते ही ससुर जी के तो जैसे लाड टपकने लगे थे। शादी मेरे बेटे की इसी लड़की से होगी, क्योंकि ससुर जी जानते थे ये लड़की विदा होकर मेरे घर आएगी और रहेगी मेरे ही साथ। बेटे को तो फिर भेज दूंगा बाहर कमाने के लिए, कभी कभी आएगा और जाएगा। बहू रखेगी मेरा ख्याल और मैं रखूंगा बहू का ख्याल। बस इसी नेक नियत से ससुर जी ने ब्याह कर ले आई सीमा को अपने बेटे राकेश के साथ। राकेश तो आता है 16 दिनों की छुट्टियां लेकर, सीमा के साथ खूब मस्ती करता है। पहली सुहाग रात भी बहुत बढ़िया रहती है राकेश और सीमा की। पर ससुर जी बाहर दरवाज़ा बंद किए अपने कमरे में बैठे बैठे सोच रहे हैं, जब मेरी शादी हुई थी और मेरी बीवी आई थी, भला वो कोई सुहाग रात थी? गर्मी का मौसम था, घर में ना लाइन था ना पंखा। 20,000 परिवार तो मेरे घर में भरे थे। सोना तो दूर की बात है, बैठने की जगह नहीं थी पूरे घर में। जिसे जो समझ में आ रहा था वो कर रहा था। कोई खटिए के नीचे सोया था तो खटिए के ऊपर। और मेरे खुद के कमरे में मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं सो सकता था, क्योंकि मेरा भांजा, मेरा भतीजा सब चढ़ गए थे मेरे ऊपर। ये सब सोच सोच कर बहुत पक जाते हैं ससुर जी और उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। पर फिर जब याद आता है कि सासू माँ का तो देहांत हो गया, तो मन ही मन अपनी पत्नी को कहते हैं, तुमने भी बड़ा सेवा की है मेरी, चलो तुम जहाँ हो सुखी रहना। लेकिन अब मेरी सेवा करने के लिए मेरी प्यारी बहू रानी आ गई है। ससुर जी धोती और कुर्ता पहनते थे, उन्हें वही कपड़ा पसंद था, वो शर्ट पैंट नहीं पहनते थे। और सीमा जब भी धोती में अपने ससुर जी को देखती तो हंसे बिना रह नहीं सकती, खिलखिलाकर जोर जोर से हंसती। और जब वो हंसती तो उसके होठ, उसके दांत ऐसे नजर आते कि ससुर जी का तो बस मन ही मचल जाता। राकेश पूरे 16 दिन की छुट्टियां लेकर आया था अपनी शादी में और देखते देखते 12 दिन बीत जाते हैं। अब छुट्टियों के सिर्फ 4 दिन ही रह गए हैं, इसीलिए राकेश अब उदास रहने लगा है। एक बार उदास होकर बाहर खटिए पे चुपचाप राकेश बैठा था, माथे पर हाथ रखकर। उसका मन ये था कि मैं शहर जा रहा हूँ तो सीमा को अपने साथ ले जाऊँ, क्योंकि सीमा मन ही मन अंदर ही अंदर राकेश को 1 हफ्ते से पटा रही थी कि प्लीज़ आप जा रहे हैं देश तो मुझे भी लेकर जाइए। मैं यहाँ गाँव में अकेले ससुर जी के साथ क्या करूँगी, मेरा मन नहीं लगेगा। राकेश का भी मन यही था कि अपनी पत्नी को अपने साथ शहर लेकर जाए, लेकिन पिताजी से ऑर्डर कौन ले। चुपचाप अकेले माथे पे हाथ रखकर बैठा राकेश को देखते हैं जब ससुर जी, तो वो सीधे जाकर अपने बेटे के बगल में बैठ जाते हैं। अरे बेटा, उदास क्यों हो, माथे पे हाथ क्यों रखे हो? अब तो तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है। तुम कब से कह रहे थे बाबूजी मेरी शादी करवा दीजिए, और लो तुम्हारी शादी मैंने इतनी अच्छी सुंदर पढ़ी लिखी लड़की देख कर करवा दी। भला अब क्या तकलीफ है तुम्हें? राकेश कहता है, बाबूजी मैं क्या बताऊं, मेरा मन भी कर रहा है और सीमा का भी मन कर रहा है कि वो मेरे साथ शहर को चले। बाबूजी ये सुनते हैं तो बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या कह रहे हो, और मैं बुढ़ापे में अकेले रहूंगा क्या? मेरी बेटियों की तो मैंने शादी कर दी और वो विदा हो गई। तू मेरा एकमात्र बेटा है। अब तेरी पत्नी का ये कर्तव्य है कि अपने सास ससुर की सेवा करे। तेरी माँ जिंदा होती तो मैं कभी भी बहू को यहाँ नहीं रहने को कहता, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है तो उसे ही रहकर मेरी सेवा करनी पड़ेगी। राकेश की समझ में बात आ जाती है। वो कहते हैं, हाँ बाबूजी, आपने बड़े कष्ट से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ नहीं थी तो माँ की कमी आपने कभी महसूस होने नहीं दी। आज जब मेरी शादी हुई है तो मैं भला किस हक से कह सकता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ शहर ले जाऊँगा? सीमा का भी कर्तव्य है और मेरा भी कर्तव्य है कि यहाँ रहकर वो आपकी सेवा करे। यही कहकर राकेश सीमा को समझा देता है कि सीमा, अभी कुछ दिनों तक तुम बाबूजी के साथ यहीं पर गाँव में रहो, बाद में मैं देखता हूँ तुम्हें कैसे शहर लेकर जाऊँगा। सीमा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की और उसे अपने पति की बात समझ में आ जाती है। वो मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, आप निश्चिंत होकर शहर जाइए, वहाँ मन लगाकर काम कीजिए, मैं यहाँ बाबूजी का पूरा ख्याल रखूंगी। 16 दिन छुट्टियों के बीत जाते हैं और राकेश को अगले दिन जाना है। अगले दिन राकेश खुशी खुशी सीमा से विदा लेता है और शहर चला जाता है। बेटे राकेश के जाने के बाद अगले दिन से ही ससुर जी अपनी मनमानी करने लगते हैं। उसे तो मानो जैसे वो 16 दिन से अपने दिल पर पत्थर रखकर बैठे हों। सीमा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। सीमा को पानी भरने के लिए कुएं पे जाना पड़ता था, क्योंकि घर में कोई हैंडपंप नहीं था। सीमा की चप्पलें छुपा दिया करते हैं ससुर जी। जेठ की दोपहरी में सीमा के पैर जल रहे हैं और वो चप्पल ढूंढकर परेशान होती है। ससुर जी कहते हैं, अरे चप्पल ढूंढ क्यों रही हो, गाँव की औरत तो सभी खाली पैर जाती है, तुम भी गर्मी का मजा लो। सीमा को बड़ा बुरा लगता है, पर किसी तरह जेठ की दोपहरी में जलते
तपती धरती पर पैर रखकर सीमा कुएं पर जाती है। जाकर पहले पानी निकालकर अपने पैरों पर डालती है। सीमा के नाजुक पैर में फोड़े हो गए हैं इसकी वजह से। रात में जब सीमा सोई है खटिए पे, तो उसके पैर के जो सेक गए थे, जो फोड़े निकल गए थे, उस पर क्रीम लगाने के लिए, उस पर मरहम लगाने के लिए ससुर जी मरहम लेकर आते हैं। सीमा, तुम्हारे पैरों में जख्म कैसे हो गया? अरे बाबूजी आप, और ये क्या कर रहे हैं? मेरे पैरों में मरहम क्यों लगा रहे हैं? लाइए दीजिए ना, मैं लगा लूँगी। नहीं नहीं, तुम आराम से सोना, तुम्हारे पैरों में मैं मरहम लगा देता हूँ। सीमा लेट जाती है, उसके पैरों के तलवे पर ससुर जी मरहम लगा देते हैं और बड़ा अच्छा आनंद महसूस करते हैं। चले जाते हैं खुशी खुशी सोने के लिए और रात भर उस सुखद एहसास को महसूस करते हैं। सीमा को बुरा लगता है, वो शायद सोचती है कि क्या करूं, ससुर जी के मन में कोई बुरी बात है क्या, लेकिन मैं राकेश से ऐसे कैसे कह दूंगी, शायद ये मेरे मन का वहम हो। अगले दिन सीमा चूल्हे पर रोटी बना रही है। ससुर जी को आवाज़ देती है कि बैठिए बाबूजी, सब्जी बन गई है, मैं गरम गरम रोटी बना कर दूंगी आपको। ससुर जी जिद करने लगते हैं, सीमा तुम दोनों की रोटियां बना लो, साथ में बैठकर खाना खाएंगे। नहीं बाबूजी आप खाइए ना, मैं बाद में खा लूँगी। नहीं, मैंने कहा ना हम दोनों साथ में खाएंगे। सीमा को तो जैसे इरिटेशन हो रही है, फिर भी 6 रोटियां बनाती है। 3 बाबूजी को देती है और 3 खुद लेकर बैठती है। पहला निवाला जैसे तोड़ती है, बाबूजी अपने हाथ से अपनी थाली का निवाला तोड़ते हैं और सीधे सीमा के मुँह के सामने, लो पहला निवाला मेरे हाथ से खाओ। सीमा परेशान हो गई है ससुर जी की इस तरह की हरकतों से। उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि कभी राकेश भी उसे अपने हाथों से खिलाया करते था। शायद वही देख लिया था बाबूजी ने, और आज राकेश की कमी क्यों पूरा कर रहे हैं? आप मेरे पति नहीं हैं, ससुर जी हैं और अपनी मर्यादा में रहिए। लेकिन इस तरह के शब्द सीमा मुंह से कहे तो कहे कैसे कहे, अपनी बहू होने की मर्यादा को कैसे तोड़ दें? सीमा चुपचाप से रह जाती है, सिसकती है। रात में अपने पति को बहुत याद करती है। जब राकेश का फ़ोन आता है तो सीमा कहती है, मुझे कब लेकर जाओगे? राकेश कहता है, मैं क्या करूँ, बाबूजी को अकेला कैसे छोड़ दूँ? सीमा कहती है, नहीं, मुझे अब नहीं रहना है यहाँ। अगर तुम्हें बाबूजी को अकेला नहीं छोड़ना है तो मुझे गांव भेज दो, मैं अपने माँ बाप के पास चली जाऊंगी, पर यहाँ नहीं रहूंगी। जब ससुर जी ये बात सुनते हैं तो घबरा कर सीमा के पास आते हैं। क्या सुन रहा हूँ मैं, तुम राकेश के पास जाना चाहती हो या तो अपने मायके? सीमा कहती है, बस ससुर जी अब बस भी कीजिए, अब और नहीं सहा जाता मुझे। आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आप मेरे पति नहीं है, ससुर है, इस बात को कभी मत भूलिएगा और अपनी मर्यादा में रहिएगा। मैं देख रही हूँ जिस दिन से ब्याह कर आई हूँ इस घर में, परेशान करके रखा है आपकी हरकतों ने मुझे। सीमा का इस तरह से खुलकर विरोध करना ससुर जी को अच्छा नहीं लगता है। वो शर्मिंदा हो जाते हैं। शायद आज तक ससुर जी की हरकतों को किसी ने आईना नहीं दिखाया था, पर सीमा जैसी पढ़ी लिखी लड़की उनकी इस गंदी छोटी मोटी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करती है। सीमा के विरोध करने को राकेश समझता है और अगले हफ्ते ही आकर सीमा को अपने साथ शहर ले जाता है। सीमा मर्यादा की कोई भी सीमा नहीं लांघती है, अपने ससुर से कुछ ऐसा नहीं कहती है और ना ही राकेश से शिकायत करती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, नहीं ससुर जी, नहीं सहूंगी आपकी ज्यादती, बहू हूँ मैं आपकी, आपके घर की जायदाद नहीं। ये थी दोस्तों बहू और ससुर की एक छोटी सी दिलचस्प कहानी। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बने रहिए मेरे साथ। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। धन्यवाद।